अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है। हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है। शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है। अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना, कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं। अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की, ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के, अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। पता है, मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कव्वा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कव्वा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया, अब हम बादल कव्वे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया,
तुम लालच कर रहे हो, लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो, हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कौवे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कौवे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कौवे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कौवी को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कौवे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कौवे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कौवी अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है।
ऐसे बिजली कभी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कभी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कभी नदी पर पानी पीने आई हुई थी, तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ है, मेरी माँ जैसी, भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है, जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जुगनू, ये देखो, हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं, अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कभी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कभी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, तो मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा, पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कभी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कभी की सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं?
आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी, कैसे जाऊं अपनी बहू के घर? उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? चलिए आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपे की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझकर ले लो। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए। ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। कालू कौवे ने अभी मकई का भुट्टा लाकर रखा ही था कि गोरी कौवी उसे जल्दी जल्दी से खा लेती है। अरे, मकई का भुट्टा कहाँ गया? वो तो मैंने खा लिया है। किसी दिन सांस रुक जाएगी तुम्हारी। इतना बड़ा मुंह नहीं है जितना भोजन ठूस लेती हो। मुझे भूख लगी हुई थी। दिन में एक बार ही तो भोजन लाकर देते हो तुम। गोरी कवि की आदत थी, जो भी भोजन देखती जल्दी जल्दी खा लेती। एक दिन की बात है, कबूतर ने अपने घर में पक्षियों की दावत की। कबूतर ने सबके लिए आलू मटर वाले चावल बनाए थे। रानू चिड़िया, मिठू तोता, बुलबुल, गोरी कवि और कालू कौवा सब कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी दावत पर आए। कबूतर, तुम्हारे घर पानी का मटका कहाँ है? हम सब अपनी अपनी चोंच धो लेते हैं। पानी का मटका बाहर है, तुम सब जाकर अपनी चोंच धो लो। तब तक मैं आलू मटर वाले चावल लेकर आता हूँ। फिर वो सभी पक्षी अपनी चोंच धोने के लिए मटके के पास आते हैं। जैसे ही मिठू तोता अपनी चोंच धोने लगता है तो मटका गिरता है और टूट जाता है। सारा पानी भी बह जाता है। कोई बात नहीं मिठू भैया, मैं नदी से दूसरा मटका भर कर ले आती हूँ। चिड़िया, मटका भरने जाने की क्या जरूरत? हम सब जाकर नदी से ही चोंच धोकर आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, कालू की बात ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी चोंच तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो नदी से अभी नहा धोकर आई हूँ। फिर वो सभी पक्षी गोरी को छोड़कर नदी पर चले जाते हैं। कबूतर आलू मटर वाले चावल लाकर रख देता है। चावल ठंडे हो जाएं तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर कबूतर चावल रख के रसोई में चला जाता है। आलू मटर वाले चावल देखकर गोरी कभी के मुंह में पानी आने लगता है। वो चुपके से इधर उधर देखती है और चावल खाने लगती है। वो गरम गरम चावल सारे खा लेती है। गोरी कभी के खाने की स्पीड बहुत तेज थी। वो तो मिनटों में सारा कुछ खत्म कर जाती है और कबूतर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सब पक्षी अपनी अपनी चोंच धोकर आ जाते हैं। कबूतर भैया, हम आ गए हैं, अब जल्दी से चावल ले आओ। चावल तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन कबूतर बर्तन तो खाली हैं। ये क्या? ये कैसे हो गया? गोरी कहाँ है? गोरी तो यहाँ नहीं है। वो खा गई, वो काली कवि खा गई। सभी पक्षियों के लिए बनाया हुआ भोजन वो अकेली खा गई। अब मैं आपको क्या दूंगा? वो लालची कवि खाकर ही मर जाएगी। वो बहुत गंदी है, मुझे तो भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। बुलबुल ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मैं अब जाकर कोई मीठा फल ही ढूंढ कर खा लेता हूँ। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस कवि की वजह से सबको बहुत परेशान होना पड़ा। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से भूखे ही चले जाते हैं। गोरी कवि नदी में अपनी चोंच डाले हुए बैठी थी। क्या हुआ? मेरे मुंह में इतनी जलन क्यों हो रही है? हाय हाय, मैं मर गई।
गोरी कभी उड़ती है और जल्दी से घर जाती है। अब आ गई हो। आज तुम्हारी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। मेरी तुम्हारी वजह से सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई। कालू, मैंने गरम गरम चावल खा लिए, मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है। दिखाओ, अपनी चोंच दिखाओ। गोरी, तुम्हारा मुंह तो अंदर से जल चुका है। कालू जी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर बुलबुल डॉक्टर गोरी कौवी के चोंच को देखती है। गोरी, तुम्हारा तो पूरा मुंह जल चुका है। जब दूसरों के हिस्से का भोजन भी खाओगी, वो भी गरम गरम, तो फिर ऐसा तो होना ही है। फिर बुलबुल गोरी कौवी की पूंछ पर टीका भरकर लगाती है। बचाओ माँ, बचाओ। तुम्हें माँ ने कब कहा था कि ऐसे लालच में गरम गरम भोजन खाओ? फिर बुलबुल गोरी कौवी को कड़वा शरबत देती है। जब बुलबुल दूसरा टीका भरती है तो गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल के पास टीका था और वो गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ रही थी। कबूतर, कालू कौवा और रानू चिड़िया सब गोरी कौवी को पकड़ रहे थे, लेकिन गोरी कौवी कहाँ किसी की पकड़ में आने वाली थी। वो दूर उड़ जाती है और घने जंगलों में जाकर छुप जाती है। ऐसे गोरी कौवी का सबके सामने मजाक बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच मत करो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चीलदी से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चीलदी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं।
चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म व रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ हाँ कवि, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चीलती से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कवि जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का बाबी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी, कभी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है, फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है। किसी तरह वो दोनों काफी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये काफी किसी से भी मजाक नहीं करेगी, बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए, सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है, मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है, थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो, उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा पापा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है।
अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी देख लो, कर लो बात, अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी आज तो बहुत मजा आ गया, कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय देखो कैसा जमाना आ गया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कौवी और बादल कौवा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी ये तो बहुत भोली है, हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया? क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी
वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थी। पूरे जंगल में बारिश के कारण पानी ही पानी था। पक्षियों को भोजन बहुत मुश्किल से मिल रहा था, लेकिन वो पक्षी जिनके पास बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना था, वो आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। जैसे कबूतर और कबूतरी अपने घर में बैठे खिड़की से बारिश देख रहे थे, और जैसे मानो चिड़िया जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी। उसी जंगल में 2 काले कौवे भी रहते थे, जो हमेशा पक्षियों को तंग ही करते थे। बादल जी, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बिजली, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। बादल जी जाओ, वो बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में अकेली ही बैठी होगी, जाओ उससे दाना छीन लाओ। नहीं नहीं बिजली, कल मैंने देखा था उस बूढ़ी फाख्ता ने अपने घोंसले में एक लाठी रखी हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़ी फाख्ता मुझे लाठी से मारे। बादल जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर तेज बारिश में भूख के सताए हुए कौवा और कवि घर से निकलते हैं। बिजली कवि बूढ़ी फाख्ता के घोंसले से थोड़ी दूर बैठकर रोने लगती है, और बादल कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है। मैं मर गई, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये इस कवि को क्या हुआ है, ये क्यों इतना रो रही है? फिर बूढ़ी फाख्ता बिजली कवि के पास जाती है, और बादल कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर जल्दी से बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में चला जाता है। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बूढ़ी माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। बेटी, यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है कि तुम घर जाकर आराम करो। बिजली कवि बादल कौवे को बूढ़ी फाख्ता के घोंसले से दाना चुराते हुए देख रही थी। माँ जी, हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, अब मैं जाती हूँ। बूढ़ी माँ जी, अपना ख्याल रखना। फिर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में जाती है तो उसका दाना वहाँ नहीं था। मेरा दाना कोई चुरा कर ले गया। मैं घोंसले से बाहर क्या गई, किसी ने मेरा दाना चुरा लिया। अब मैं बूढ़ी जान कहाँ से दाना ढूंढूंगी? बादल, चोरी के दाने का स्वाद ही अलग है। हाँ बिजली, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बैठे बिठाए आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। मानो बहन, ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बादल भैया, मेरे अंडे होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मानो बहन, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी? वो बादल भैया, आपको तो पता है कि मेरा घर कितना पुराना है। अगर बरसात हो गई तो मेरा घर तो फौरन से टूट जाएगा।
आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूं? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो चिड़िया से दाना लेने आया था। ऐसा ना हो कि चिड़िया ही मुझे अपने घर की मुरम्मत करने के लिए बोल दे। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। वो रात तो गुजर जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी था, जिससे चिड़िया का घर तो जोर जोर से हिलने लगता है। ए ऊपर वाली, ये क्या हो रहा है? मेरा घर तो बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो भी इस घर के साथ ही गिर जाएं। ऐसा सोचकर मानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बाहर बारिश तो बहुत जोरों से हो रही थी। मानो चिड़िया के घर के पास ही कौवों का घर था। चिड़िया सीधी कौवों के घर की ओर जाती है और जाकर वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया दरवाजा खोले। बादल, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता, पूछता हूँ। हाँ, यहीं से पूछ लो। दरवाजा मत खोलना, वरना सीधा अंदर ही आ जाएगी। हाँ मानो बहन, बताओ क्या काम है। बादल भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो बहुत कमजोर है। अब वो तेज बारिश और तूफान से टूट गया है। बादल भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं। आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। सुन लो बादल, अगर इस समय उस चिड़िया को अपने घर में आने दिया तो वो यही अंडे दे देगी, और फिर जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे वो यहाँ से हिलेगी नहीं। कोई बहाना बना दो, मगर इस चिड़िया को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। हाँ पिछली, मानो बहन, मैं तुम्हें घर में आ तो लेने देता, लेकिन क्या करूँ, पिछली का सारा मायका मेरे घर में आया हुआ है। मैंने पहले ही उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रखूँगा? तुम ऐसा करो कि आज किसी और पक्षी के घर चली जाओ। चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत उदास होती है और वो सीधी बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर भी दरवाजा खोल देता है। मानो बहन, तुम इस समय यहाँ, क्या हुआ? कबूतर भैया, मैं बहुत मुश्किल पे हूँ, आप मेरी मदद करो। मेरे अंडे भी होने वाले हैं। मेरा घर बारिश से टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा घर कितना छोटा है। इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज तो मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। तुम आज की रात यहाँ रह लो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसे तो अपने ऊपर एक छत चाहिए थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर मानो चिड़िया कबूतर के घर में चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और फिर चिड़िया और कबूतर भी सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा अपने लिए और अपने अंडों के लिए। कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर से अपने अंडे लेकर बाहर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ अपना घर बनाए। तभी चिड़िया की नज़र सामने एक पेड़ की खोखर में जाती है। मैं क्यों ना इस पेड़ की खोखर में ही अपना घोंसला बना लूं। ऐसे में बारिश से भी बच जाऊंगी और मेरे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने अंडे लेकर उस पेड़ की खोखर में चली जाती है। अब वो पेड़ की खोखर चिड़िया के लिए सुरक्षित घर बन गई थी। लेकिन बारिश तो अभी तक भी हो रही थी। उस बारिश के कारण कौवों का घर भी टूट जाता है और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। पिछली शेर सब हमें उस पाप की सजा मिल रही है जो हमने चिड़िया के साथ किया। वो कितनी बेबस थी। जब वो हमसे मदद मांगने आई थी, परंतु हमने उसकी एक ना सुनी। जब बादल कौवा अपनी पत्नी पिछली से ऐसे बातें कर रहा था तो पास चिड़िया अपनी खोखर में ये सारी बातें सुन रही थी।
बादल भैया, आप बिजली बहन को लेकर यहाँ आ जाइए। देखिए ये खोखर कितनी सुरक्षित है। फिर वो दोनों उस पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, बादल को मदद ना करने के लिए मैंने ही कहा था। बिजली बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे।